Assalamualaikum. Lesson number 28, English 201, Progress Reports. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिपोर्ट्स के सेक्शन के आखिरी हिस्से पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद इंशाल्लाह प्रपोजल हैं 29 जो लेक्चर होगा। तो ये आखिरी रिपोर्ट है, इसको बेयर कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट में रहने वाली के हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है ये रिपोर्ट मैं जानता हूँ कि लामहला आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह जब आएंगे, किसी ऑफिस में काम करेंगे तो वहाँ आपको इसकी ज़रूरत बहुत पेश आएगी। तो शुरू करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। अच्छा, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देता चलूँ। ये ओवरऑल जो है, आपने जो भी आपको टास्क असाइन किया गया है या जो भी आपको प्रोजेक्ट असाइन किया गया है उसकी प्रोग्रेस बताने के लिए होती हैं ये रिपोर्ट्स, ठीक है ना। डिस्कस करने के लिए होती हैं कि उसमें जो भी खर्चे इन्वॉल्व हैं, कोई स्केड्यूलिंग है, इश्यूज हैं, ठीक है ना, और कोई फ्यूचर की प्लानिंग होती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये प्रोग्रेस होती है। इसमें आप जो है अपने रीडर को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं, किस जगह पे पहुँचे हैं, आपको किन किन मसाइल का सामना है, और ये चीज़ें पूरी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ होती हैं और लोगों की। क्योंकि देखें, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो उसके अंदर कई टास्क होते हैं और उसके अंदर कई सब प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक चीज़ दूसरे से जुड़ी है, दूसरी तीसरे से जुड़ी है, चौथी पांचवे से जुड़ी है, इस तरीके से सारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि उन्हें पता लगता रहे कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, तो इस हिसाब से वो बिजनेस डिसीजन ले सकें, ठीक है ना। ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो ये बिल्कुल लाजमी रिपोर्ट है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पेज नंबर 140 पे इन्होंने एक मिसाल दी हुई है। एक ली हैं जो नाम के शख्स हैं, जो एक जियोलॉजिस्ट हैं और वो ज़मीन का मुआयना करते हैं। तो उन्होंने कोई ज़मीन का मुआयना किया है एक सिटी सेंटर के इलाके में, जो कि इस बात से मशहूर है कि यहाँ बिल्डिंग बनाना जो है फिजिबल नहीं होगा। तो कंपनी ने वहाँ एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट उन्हें देनी है अपने सुपरवाइज़र को। सुपरवाइज़र के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना। तो वो हर 14 हफ्ते में ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और सुपरवाइज़र को पेश करते हैं। तो उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ली ने एज ए जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट ने ये दी है, उसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसी जगहें जहाँ पे आप बिल्डिंग बनाने में थोड़ी एहतियात बरतें हैं क्योंकि ज़मीन नीचे की अच्छी नहीं है। तो ये सारी जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो ली अपने सुपरवाइज़र को देंगे उससे रिलेटेड है। और जाहिर है वो सारी की सारी जियोलॉजिकल चीज़ें हैं। अब जाहिर है इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं पूरी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही होती है। एक्चुअली ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के जो डेटा होता है ना, ये आप आगे यूज़ कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों के अंदर, ठीक है ना, जुड़ी भी होती हैं आप, जैसे कि मैंने पहले कहा। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल दी है जैकलीन की। जैकलीन एक औरत हैं, वो काम करती हैं एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनी में, ठीक है ना। वहाँ वो मैनेज करती हैं डिपार्टमेंट जो इसके जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कंपनी के जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स वो बनाती हैं, उनकी फार्मूला और उनकी स्मेल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसको साफ़ कैसे किया जा सकता है, और जो आपने डिटर्जेंट बनाया है वो एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से नुकसानदेह तो नहीं है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी ना। तो इससे ये सारी की सारी इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे इससे जो भी कॉस्मेटिक्स और ये डिटर्जेंट वगैरह इस सब से रिलेटेड होते हैं। तो वो उनका जो डिपार्टमेंट है वो 10 से 20 प्रोजेक्ट पे सिमिल्टेनियसली काम करता है। जैसा कि ली की प्रोजेक्ट में आपने देखा कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, जबकि यहाँ पे जैकलीन जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। तो जैकलीन जो है वो हर 2 हफ्ते के बाद अपनी रिपोर्ट देती हैं अपने सुपरवाइज़र को, इमीडिएट सुपरवाइज़र को, ठीक है ना। उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है, क्या नए फार्मूलेस बनाए हैं, क्या नई रिसर्च की है, ताकि उसको मद्देनज़र रखते हुए उन फार्मूले को रख के वो अपनी ऑल्टरनेट प्रोडक्शन लाइंस बना सकें और ये
देख सकें, एवेल्युएट कर सकें मैनेजमेंट कि कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है और कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है और उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना वो ज़्यादा सूदमंद नहीं रहेगा। तो ये सारी दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। तो जो रीडर है, जो आपका रिपोर्ट जो पढ़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, आपकी जो रिपोर्ट पढ़ेगा, उसके कंसर्न क्या होते हैं चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उस वो किस तरीके से उस चीज़ पर असरअंदाज होगी, ठीक है ना। वो पूरा जानना चाहता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है ना, पूरा आपने कहाँ पहुँचे हैं आप, ठीक है ना। जो क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर प्राइमरीली जो है वो आप लोग ये आप बताते हैं कि भाई आप कहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से पहुँचे हैं, आपको क्या चैलेंजेस का सामना था, आपके पास क्या ऑब्स्टिकल्स थे, इनके बारे में पूरा डिस्कशंस होती हैं, ठीक है ना। तो इस बुनियाद पर कि जो आपने पास्ट में किया था, जो प्रॉपर प्रोजेक्ट में किया था, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं प्रोग्रेस, ये आपकी पास्ट हिस्ट्री में भी यूज़ होती हैं कि भाई आपको पहले ये प्रॉब्लम आई थी, तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तो इस प्रोजेक्ट में हम इस लिहाज से, इस चीज़ से उसको 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 आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात जो है आपके जो रीडर्स होते हैं वो आपकी जो इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसका डाटा लेते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। कि जैसा कि मैंने कहा कि अब जहाँ पे प्रोजेक्ट एक चल रहा है वहाँ पर आपकी सप्लाईज भी होंगी, इक्विपमेंट सप्लाई भी होगी, वहाँ पे मैन पावर भी होगी, स्केजुअलिंग भी होगी, डिगिंग भी होगी, और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक काम ख़त्म करेगा तो दूसरा शुरू करेगा, दूसरे की बारी आएगी तो फिर तीसरे की बारी आएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये आप रिपोर्ट्स अपने डायरेक्ट सुपरवाइजर को पेश करते हैं और ऐसे लोगों को भी पेश करते हैं जो कि सिर्फ आपकी रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उससे उससे आपके जो प्रोग्रेस उसको पढ़ के उसकी जो डाटा है उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने बताई हैं पेज नंबर 141 के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो मार्केटिंग सर्वे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए भी आपकी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो उसकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए कि हमने ये जाना है कि ये डिटर्जेंट जो है ये अच्छा है, ज़्यादा अच्छे कपड़े धोता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि भाई एक प्रोजेक्ट लेट हो रहा है तो उसमें कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट्स काम आती हैं कि वहाँ आपको प्रोग्रेस देख के अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं यार हमारे अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, हमें इतना टन सीमेंट चाहिए, इतना नहीं चाहिए, इतने इतने नंबर ऑफ आवर्स मैन वर्किंग आवर्स चाहिए, इतना हमें वर्कफोर्स चाहिए। तो ये सारी जो है रिपोर्ट्स जो हैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में होती हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हमेशा ब्रीफ होती हैं क्योंकि वो मरहलेवार होती हैं, यानी वो रिपीटेडली बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट आपने बनाया और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने दे दी और कहानी ख़त्म हो गई। यानी आज आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, फिर 3 महीने के बाद फिर दूसरा प्रोग्रेस, फिर चौथे महीने के बाद फिर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिर 5वें महीने का, जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता आपको पूरी प्रोग्रेस जो है वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करनी होती है कि आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है ना, और कहाँ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि वो इस हिसाब से अपनी बिजनेस डिसीजन ले सकें, ठीक है ना। अब उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको कई चैलेंजेस का सामना हो, ठीक है ना, तो वो आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ लिख देंगे जो आपके चैलेंजेस हैं वो शायद ज़्यादा यूज़फुल ना हो, ना वो इम्प्रेस करें, क्योंकि जो मेन प्रोग्रेस का जो रिपोर्ट का जो थीम होती है वो इसलिए होती है कि आपकी प्रोग्रेस देखी जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर कंपनी का बहुत सरमाया लगा होता है, बहुत टाइम लगा होता है, बहुत रिसोर्सेज लगी होती हैं, तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ खड़े, ठीक है। तो अब जैसे हमने पहले रिपोर्ट्स में पढ़ा कि रीडर जो है वो आपसे मुख्तलिफ तौर पे सवालात कर सकता है। सुपर स्ट्रक्चर से जाने से की तरफ जाने से पहले ये सवालात के जवाबात आप हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, उसके बाद हम सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, यानी आप ये बताएंगे कि प्रोग्रेस बताने से पहले आप ये बताएंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो किस किस चीज़ों को कवर करती है और किस किस चीज़ों को कवर नहीं करती। ठीक है ना। ये रीडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ कवरेज हो रहा है, कवर कर रहा है। मतलब हर चीज़ जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है और हर चीज़ बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्कोप क्या है इस रिपोर्ट का। ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्क। ठीक है ना। यहाँ ये बड़ा ऑब्वियस सा जवाब होगा इसका कि आपके जो रीडर्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आपका पर्पस ऑफ वर्क क्या है एंड हाउ देयर वर्क इज रिलेटेड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर वर्क्स। यानी ये जानकर वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे ये इसकी प्रोग्रेस जो है वो आपके और चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, मतलब इसकी जो जो पर्पज़ है वो कैसे रिलेट करता है उनके कामों से। ठीक है ना। आगे आप जाएंगे, इज़ योर वर्क प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और एक्सपेक्टेड। यानी उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आपने जो आपका काम कर रहे हैं वो प्रोग्रेस एज पर प्लान्ड है, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं। क्योंकि जाहिर है उसमें ये सारी चीज़ें, स्केजुअलिंग, बजट, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये सब चीज़ें, क्योंकि जाहिर है अगर एक प्रोजेक्ट बहुत तवील हो गया तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी आपको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, इतना डिले हो जाएगा तो उससे आपका बजट ख़राब हो जाएगा। तो ये सीधा का सीधा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जो एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा और बिजनेस आपका ख़राब होगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है इस रिपोर्ट के ज़रिए यूज़र को, रीडर को आपको, कि आपके जो जो आपने प्लान बनाया था, प्रोजेक्ट प्लान बनाया था, उसके हिसाब से आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं, जाहिर है रिजल्ट देखे बगैर, रिजल्ट के बगैर क्या पता कैसे लगेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आपका जानना ज़रूरी है कि आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसने क्या रिजल्ट पेश किया है, आप यानी उन्हें कहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली है कि आप कहाँ खड़े हैं। उसके बाद व्हाट प्रोग्रेस डू यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। तो जब आप, मैंने जैसे कहा कि रिपोर्ट बार बार रिपीट होती है, तो आप एक रिपोर्ट की प्रोग्रेस बता के हम बताते हैं कि आगे हमें ये करना है। ठीक है ना। और हम ये अचीव करेंगे, यानी पहले हाल की प्रोग्रेस, उसके बाद आने वाले का प्लान, और फिर उसकी कंक्लूजन कि हम आने वाली चीज़ों में ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट में मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है ना। इसके बारे में ये भी बताएंगे कि हमारे ये पूरा ओवरऑल प्रोग्रेस क्या है प्रोजेक्ट की, कहाँ खड़े हैं आप, उसकी एक पूरी आप लॉन्ग रिपोर्ट भी बना सकते हैं अंदर, छोटी सी मतलब रिपोर्ट के अंदर एक लॉन्ग पैराग्राफ भी बना सकते हैं कि भाई हम यहाँ खड़े हैं, हमारा करंट स्टेटस जो है वो ये है, हमारा जो हालिया स्टेटस है प्रोजेक्ट का वो यहाँ, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो ऑब्वियस सवाल है वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी शुड डू। तो इसमें आपकी जो रिकमेंडेशन जो होंगी आखिर में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सुपर स्ट्रक्चर में, वो यूज़ होंगी सारी की सारी, कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। जो कि बहुत वेलकम की जाएंगी अगर आपने उनको वैलिड तरीके से मैनेजमेंट के सामने रखा। फिर आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स के ऊपर। सुपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स में वही बिल्कुल जैसे हमने पहले रिपोर्ट्स में पढ़ा था कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन में दो बुनियादी सवालात वो आपसे करेंगे, जैसा कि मैंने इसमें सवालात में बताया कि व्हाट वर्क डज योर रिपोर्ट कवर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वर्क। यानी आपकी रिपोर्ट किस चीज़ को कवर कर रही है और आप जो काम करने जा रहे हैं उसका उसका मकसद क्या है, वो क्यों करने जा रहे हैं। इस चीज़ को वो ज़रा आप एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ के अंदर, इस इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर। ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 142 में, यू कैन usually answer the question what work does your report cover by opening with a sentence that tells that what project or projects your report concern and what टाइम पीरियड इट कवर्स। तो आप ये बता सकते हैं कि वो कौन से कंसर्न हैं जिनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं और किस टाइम पीरियड के लिए आपने ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके रिपोर्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, कि ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं
जिनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप किस पर काम कर रहे हैं। लेकिन बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही होती है पूरे ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट में, तो उनको भी जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ खड़े हैं, ताकि उस हिसाब से जब उनकी कंट्रीब्यूशन का वक्त आए प्रोजेक्ट में, तो उस हिसाब से वो स्केड्यूल कर सकें चीज़ों को। यहाँ एक छोटी सी मिसाल दी हुई है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 143 पे। उन्होंने 1 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक की रिपोर्ट दी है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी को। उसमें बताया है कि जो उनके मैन्युफैक्चरिंग है फोटोवोलिक सेल्स दैट कैन बी यूज टू जनरेट कमर्शियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। छोटी सी मिसाल दी है 2-3 लाइनों की, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फैक्ट्स एंड डिस्कशन। तो आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें ये 3 आंसर उसको मिलने चाहिए। इफ़ योर वर्क प्रोग्रेस इज एज प्लान्ड एज एक्सपेक्टेड, यानी आपका जो 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 काम है वो एक्सपेक्ट बिल्कुल उसी उस हिसाब से चल रहा है जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस प्लान के हिसाब से आप चल रहे थे। व्हाट रिजल्ट डिड यू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोग्रेस यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड। यानी ये 3 सवाल जो ऊपर हमने सवालात में पढ़ा, वो यहाँ हम इनका जवाब फैक्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन में देंगे। ठीक है ना। तो पीरियड एज प्लान, ठीक है ना, यहाँ पे आप देंगे कि इन मैनी सिचुएशन द वर्क फॉर ईच रिपोर्टिंग पीरियड इज प्लान इन एडवांस। यानी जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो प्लान किया जाता है कि हम इस पीरियड में ये काम करेंगे इस प्रोजेक्ट में, तो वो एडवांस में कर लिया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा है। ठीक है। तो जो आपके यूज़र्स हैं वो आपके प्लान को देख के और आपकी प्रोग्रेस को देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, यानी कोई फ़र्क तो नहीं है कि आपने प्लान इतना बनाया था और आप लेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट में। तो ये जानने के लिए उन्हें फैक्ट्स एंड डिसीजन का सहारा लेना पड़ेगा इस सेक्शन का, जिससे उन्हें पता लगेगा कि आपने प्लान क्या किया था और आप कहाँ पहुँचे हैं, उसके दरमियान फ़र्क जो है वो इसी हिस्से से वाज़ेह होगा। ठीक है। तो बाद औक़ात जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इसमें रिपोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के साथ रिसर्च वर्क जो होते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आमतौर पे टेंटेटिव होते हैं। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई केस अगर होते हो, ठीक है ना, ये बहुत सारी रिपोर्ट, जैसे मैंने बताया ना कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स है, रिसर्च रिपोर्ट है, ये बाज़ औक़ात 3 या 4 किस्म की रिपोर्ट एक साथ आप बनाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये कई रिपोर्ट्स को मिला के एक पेश की जाती है किसी भी एंटरप्राइज में। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इस्तेमाल हो सकता है, सब इस्तेमाल हो सकता है, एक भी इस्तेमाल ना हो सकता है सिर्फ एक ही इस्तेमाल हो। ठीक है ना। तो जैसा मैंने यहाँ पे कहा, इन केस फॉर यू कि अगर आपकी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे उसमें कोई प्राइमरी रिजल्ट्स है दैट आर ऑफ्टन टेंटेटिव, तो आप अपने रीडर्स को ये बता सकते हैं कि आप कितना इन रिजल्ट्स के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है ना। हाउ let your reader know how certain or uncertain the results are. This information will help your reader to decide how to use the results. तो वो इन रीडर्स को हेल्प करेगा जानने के लिए कि उस रिजल्ट्स के जो 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 रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स थे उसमें ये रिजल्ट्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट जो हमारी बनेगी, बाद लोगों को ये परेशानी लाहक हो जाती है कि हम उनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें। मतलब एक बहुत तवील रिपोर्ट भी बन सकती है और एक दरमियानी टाइप की रिपोर्ट बन, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमेशा ब्रीफ होती है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है रिपोर्ट, बार बार मैनेजमेंट को दी जाती है, हर मरहले पे दी जाती है, तो इसको ब्रीफ ही रखा जाए तो ये अच्छा रहेगा। अच्छा, आप प्रोजेक्ट के दरमियान आपको बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जब आप ये डिस्कस करें, ठीक है ना, तो उसमें ये चीज़ ना लिखें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा, एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। आप सिर्फ वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करें जो उसके काम की है, बस। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पेज नंबर 143 के लास्ट पैराग्राफ में ये बात मेंशन है। फिर आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इसका एक सेक्शन है ऑर्गेनाइजिंग दिस डिस्कशन। तो उसको डिस्कस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है, ठीक है ना, कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मोस्ट रिसेंट टाइम पीरियड। ठीक है ना। व्हाट
व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ड्यूरिंग द नेक्स्ट टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसमें आप इस तरीके से दो तरीके दे सकते हैं कि भाई रिसेंट टाइम में क्या हुआ, आपने बताया प्रोजेक्ट ए में ये हुआ, फिर प्रोजेक्ट बी में ये हुआ, उसके बाद हम ये नेक्स्ट ये करने लगे हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ए की रिपोर्ट दे दी, फिर प्रोजेक्ट बी की रिपोर्ट दे दी। इसी तरीके से इस टेम्पलेट को रिपीट कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले एक प्रोजेक्ट की बात करें, फिर उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड दें कि भाई ये प्रोजेक्ट हम काम कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है, हमारी पहली प्रोग्रेस ये है, फिर प्रोजेक्ट बी के बारे में बात करें। ठीक है ना, मतलब पहले आपने ये दिया कि पहले प्रोजेक्ट ए की बात की, उसके बाद उसका बैकग्राउंड बताया, और फिर आप उस प्रोजेक्ट ए पे क्या करने वाले हैं उसके बारे में इन डिटेल आप दें। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी को, ये उस सूरत में अगर आप बहुत सारी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट एक साथ दे रहे हैं, तो अगर आप एक रिपोर्ट में उसको समरी करना चाहेंगे तो इन दोनों में से कोई एक टेम्पलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। पेज नंबर 144 पे दिया हुआ है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद आ जाते हैं एम्फसाइजिंग इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स। तो हमेशा की तरह जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं रीडर के लिए। उसको पता लगता है कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप सही जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पूरे प्रोग्रेस के बारे में आपको वो पूरी ये रिपोर्ट बता देती है। तो यहाँ ये चीज़ें देना ज़रूरी है, बात बताना ज़रूरी है कि अगर आप ये चीज़ नहीं डालेंगे फाइंडिंग्स, तो थोड़ी सी रिपोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट आपकी समझी जाएगी। ये जगह दे देंगे तो उससे यूज़र को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा आपने ये आपने डिस्कस किया हुआ है, ये आपके टाइम फ्रेम था, ये आपकी रिसोर्सेज थी, और इसमें आपने ये प्रोग्रेस किया। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बेसिकली रीडर को सेटिस्फाई करना है जो आपकी मैनेजमेंट होगी। ठीक है ना, तो उसकी ये चीज़ आपको देना ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। कंक्लूजन में जाहिर है कंक्लूजन के बगैर कोई भी रिपोर्ट नहीं होती, जहां आप ये मतलब बताना चाहते हैं कि ये हमने कंक्लूड किया है इस बात से कि हम यहाँ पहुँचे हैं और अगला काम ये करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें कंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी बात जो है वो अधूरी समझी जाएगी। ठीक है ना, तो अगर कोई शॉर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बना रहे हैं जो कि आमतौर पे शॉर्ट ही होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंक्लूजन हर हालत में दें, आप उसको मिक्स करके भी कहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, एक पैराग्राफ में कहीं दे दें, लेकिन आप उसको एज अ हेडलाइन बना के ना दें, आप उसको कहीं अंदर ही एक्सप्लेन कर दीजिए एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है ना, अगर आपके प्रोजेक्ट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को, अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को एड्रेस कर रही है, तो उसके लिए आप जनरल स्टेट यूज़ कर सकते हैं ऑफ देयर प्रोग्रेस। यानी जैसा कि ऊपर इस अंदाज में दिया हुआ है कि यहाँ हमने ये किया, उसके बाद ये कंक्लूजन हमारी बनी, फिर हमने ये किया, ये हमारी कंक्लूजन बनी। इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी में जो है आपका रिकमेंडेशन आ गया। तो रिकमेंडेशन ज़ाहिर है बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आप उसमें बताएंगे कि हम इसमें अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपको रिज़ल्ट दिए, जो हमने रिज़ल्ट हासिल किए हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना, उसको फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अगर आपकी प्रोग्रेस अच्छी हुई है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे दूसरे प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप रिकमेंडेशन यहाँ दे सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुँचा और रिपोर्ट्स का सेक्शन भी अपने अख्ताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह ताला लेसन नंबर 29 प्रपोजल्स के साथ फिर इंशाअल्लाह आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।